हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम इनसाइड। आज हम देखेंगे 19 फरवरी 2025 के द हिंदू में आए हुए सभी आर्टिकल और एडिटोरियल को जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, और साथ ही में हर एक टॉपिक के पॉइंट वाइज नोट्स। तो वीडियो में बने रहे, और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में कुल 9 आर्टिकल आए। 9 आर्टिकल आए, जिसमें से मतलब 5 आर्टिकल है और 4 एडिटोरियल है, जिन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले आर्टिकल से, जो कि आया हुआ है यूट्यूबर डिजिटल कंसर्न बोर्ड। तो ये आर्टिकल भी आया हुआ है और इसका एडिटोरियल भी आया हुआ है। तो इसके आर्टिकल की हेडिंग है न्यूज़पेपर में, एससी प्रोटेस्ट यूट्यूबर फ्रॉम अरेस्ट स्लैम्स फिल्थी लैंग्वेज, और एडिटोरियल की हेडिंग है द डेंजर ऑफ अ डिजिटल सेंसर बोर्ड। तो आइए देखते हैं हम इस टॉपिक को। तो यूट्यूब की गिरफ्तारी और डिजिटल सेंसरशिप बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो यूट्यूबर गिरफ्तार, एक यूट्यूबर को आपत्तिजनक और गाली गलौज भरी भाषा इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी का विरोध किया, इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया। डिजिटल सेंसरशिप पर चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिजिटल कंटेंट पर सख्त सेंसरशिप से अभिव्यक्ति की आज़ादी को नुकसान हो सकता है। की पॉइंट्स एक्सप्लेन। फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस अब्यूजिव कंटेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोलने की आज़ादी ज़रूरी है, लेकिन गाली गलौज भरी भद्दी भाषा सही नहीं है। लेकिन किसी को इसके लिए गिरफ्तार करना बहुत कठोर कदम है। इसका हल दूसरे तरीकों से भी निकाला जा सकता है। नो डिजिटल सेंसर बोर्ड। कोर्ट ने सरकार को ऑनलाइन कंटेंट पर पूरी तरह कंट्रोल करने के खिलाफ चेतावनी दी। सख्त सेंसरशिप से स्वतंत्रता प्रभावित होगी और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसके बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्म को पहले से मौजूद कानूनों का पालन करना चाहिए। रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड पब्लिक। सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो अभिव्यक्ति की आज़ादी और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाए। जनता को भी जागरूक रहना चाहिए। अगर कोई कंटेंट आपत्तिजनक लगे तो गिरफ्तारी की मांग करने के बजाय रिपोर्ट करें। नीड फॉर बेटर रेगुलेशन, नॉट एक्सट्रीम एक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूं ही लोगों को गिरफ्तार करने के बजाय बेहतर नियम बनाने जाने चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कंटेंट को मॉनिटर करना चाहिए। कंक्लूजन। बोलने की आज़ादी ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब किसी को गाली देना नहीं है। सेंसरशिप का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। संतुलित दृष्टिकोण जरूरी है, जहां लोग अपनी बात कह सके लेकिन जिम्मेदारी भी निभाए। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, जो कि आया हुआ है इंटरनेशनल रिलेशन पे, और उसकी हेडिंग है इंडिया कतर पार्टनरशिप। और इसकी न्यूज़पेपर में हेडिंग आई हुई है इंडिया कतर एलिवेट टाइज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो क्या हुआ, भारत और कतर ने अपने रिश्ते को रणनीतिक साझेदारी यानी कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर का दौरा किया और कतर के शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की, ताकि आपसी संबंध मजबूत किए जा सके। व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा और सुरक्षा से जुड़े हुए कई समझौते किए गए। की पॉइंट्स एक्सप्लेन। व्हाट इज़ अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। इसका मतलब है कि दोनों देश महत्वपूर्ण मामलों पर करीबी सहयोग करेंगे, जैसे रक्षा, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और सुरक्षा। यह सामान्य साझेदारी से एक ऊंचा स्तर होता है, जिसमें दोनों देश कई बड़े मुद्दों पर मिलकर काम करते हैं। वाई इज़ दिस इम्पोर्टेंट। ऊर्जा सुरक्षा। कतर भारत को बड़ी मात्रा में LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई करता है, जिससे भारत की ऊर्जा ज़रूरतें पूरी होती हैं। मजबूत व्यापारिक रिश्ते। भारत और कतर के बीच तेल, गैस और निवेश से जुड़ा हुआ गहरा व्यापारिक संबंध है। भारतीय समुदाय। 8 लाख से ज़्यादा लोग भारतीय कतर में रहते हैं। 8 लाख से ज़्यादा भारतीय लोग कतर में रहते हैं और काम करते हैं, जो खाड़ी देशों में सबसे बड़ी भारतीय आबादी में से एक है।
की एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। ऊर्जा, भारत को एलएनजी सप्लाई जारी रखने के लिए लंबी अवधि के नए समझौते किए गए। व्यापार और निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स में निवेश बढ़ाने पर सहमति मिली। रक्षा और सुरक्षा, सुरक्षा बढ़ाने, खुफिया जानकारी साझा करने और आतंकवाद रोकने में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। संस्कृति और भारतीय समुदाय, कतर में भारतीय प्रवासियों के अधिकारों को सुधारने और लोगों के बीच रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिया गया। व्हाट डज दिस मीन फॉर द फ्यूचर? मजबूत आर्थिक संबंध, व्यापार, निवेश और बिजनेस के नए मौके बनेंगे। बेहतर ऊर्जा सुरक्षा, भारत को कतर से नियमित और स्थिर एलएनजी सप्लाई मिलेंगी। घनिष्ठ रक्षा सहयोग, दोनों देश सुरक्षा और रक्षा नीतियों पर साथ मिलकर काम करेंगे। कंक्लूजन, भारत और कतर के रिश्ते अब एक नए स्तर पर पहुंच गए हैं। इस साझेदारी से व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और निवेश में दोनों देशों का फायदा होगा। कतर में बसे भारतीय समुदाय को भी इस मजबूत रिश्ते का लाभ मिलेगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि रिलेटेड है इकोनॉमी से। और इसकी न्यूज़पेपर में हेडिंग है स्लाइड डिप इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अर्बन एरिया सर्वे। तो देखते हैं, एक हालिया सर्वे में पाया गया कि शहरी इलाकों में बेरोजगारी थोड़ी घटी। शहरों में रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन यह बदलाव बहुत बड़ा नहीं है। यह रिपोर्ट आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS ने जारी की है। की पॉइंट एक्सप्लेन, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट? बेरोजगारी दर का मतलब है ऐसे लोगों की संख्या जो काम की तलाश कर रहे हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। अगर बेरोजगारी दर घटती है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा लोगों को नौकरी मिली है। व्हाट डिड द सर्वे फाइंड? शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर पिछले आंकड़ों की तुलना में थोड़ी कम हुई है। इसका मतलब है कि शहरों में रोजगार के मौके बढ़े हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। यह सर्वे PLFS ने किया है, जो भारत में रोजगार से जुड़े बदलाव पर नज़र रखता है। वाई डिड द रेट डिक्रीज? आर्थिक सुधार, कोविड-19 के बाद व्यापार धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है, जिससे नई नौकरियां मिल रही है। IT, सेवा और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में बढ़त से ज़्यादा लोगों को काम मिला है। सरकार की योजनाओं और नीतियों का असर भी नौकरियों की बढ़ोतरी में मदद कर सकता है। व्हाट डज दिस मीन फॉर द फ्यूचर? अगर यही रुझान जारी रहा तो शहरों में रोजगार के मौके बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि गिरावट बहुत कम है, इसलिए नौकरियों के लिए और प्रयास करने की ज़रूरत है। सरकार और प्राइवेट सेक्टर को कौशल विकास और नई नौकरियों के मौके बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। कंक्लूजन, शहरी इलाकों में बेरोजगारी थोड़ी घटी है, जो एक अच्छा संकेत है, लेकिन बदलाव बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए और सुधार की ज़रूरत है। भविष्य की नीतियों को स्थायी और लंबे समय तक चलने वाली नौकरियों पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, जो कि है इंडिया सबमिट रिपोर्ट टू UN। और ये आर्टिकल रिलेटेड है इन्वायरमेंट के, और इसकी न्यूज़पेपर की हेडिंग है इंडिया प्रिपेयर्स टू सबमिट अपडेटेड ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरी टू UN। क्या हुआ? भारत अपनी नई ग्रीन हाउस गैस रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन को देने की तैयारी कर रहा है। यह रिपोर्ट बताएगी कि भारत ने कितनी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित की है और उन्हें कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। यह रिपोर्ट भारत की जलवायु प्रतिबद्धता के तहत UNFCCC का हिस्सा है। की पॉइंट्स एक्सप्लेन, व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरी? यह एक विस्तृत रिपोर्ट है जिसमें देश द्वारा उत्सर्जित कुल ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का रिकॉर्ड होता है। यह उत्सर्जन को कम करने की प्रगति और जलवायु लक्ष्य को ट्रैक करने में मदद करती है।
वाई इज़ इंडिया सबमिटिंग दिस रिपोर्ट। यूएनएफसीसी से का सदस्य होने के नाते भारत को नियमित रूप से अपनी जीएचजी उत्सर्जन रिपोर्ट जमा करनी होती है। इससे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए भारत की प्रगति का आकलन किया जा सकता है और प्रदूषण कम करने के लिए प्रतिबद्धता को दिखाया जा सकता है। भारत ने पिछली रिपोर्ट 2015 में जमा की थी, इसलिए यह अपडेट नए बदलाव को दिखाएगा। व्हाट विल द रिपोर्ट इंक्लूड? विभिन्न सेक्टरों जैसे उद्योग, परिवहन, कृषि और ऊर्जा से कुल जीएचजी उत्सर्जन के आंकड़े बताएगा। भारत द्वारा उत्सर्जित कम करने के लिए उठाए गए कदम जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, वनीकरण और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम किए जाएंगे। सरकारी योजनाओं का प्रभाव जैसे राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना एनपीसीसी और नवीकरण ऊर्जा का पहल होगा। वाई इज़ दिस इम्पोर्टेंट? जलवायु परिवर्तन पर असर। यह रिपोर्ट यह समझने में मदद करेगी कि भारत जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कितना योगदान दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान। यह भारत की कोशिशों को दिखाएगी कि कैसे वह कार्बन फुटप्रिंट कम करने और आर्थिक विकास को संतुलित करने की दिशा में काम कर रहा है। बेहतर नीतियाँ बनाने में मदद। सरकार इस रिपोर्ट से सीखकर और आर्थिक और अधिक टिकाऊ और प्रभावी पर्यावरण नीति बना सकती है। कंक्लूजन। भारत अपनी ग्रीन हाउस गैस रिपोर्ट अपडेट करके संयुक्त राष्ट्र को सौंप रहा है, जो जलवायु संरक्षण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रिपोर्ट उत्सर्जन के रुझान, कमी के प्रयासों और भविष्य की योजना को उजागर करेगी। यह कदम भारत की जलवायु नीतियों को मजबूत करने और प्रगति को ट्रैक करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, जो कि है सैटर्न रिंग, और इसकी ये टॉपिक जुड़ा हुआ है साइंस एंड टेक से, और इसकी न्यूज़पेपर में हेडिंग है अ प्लैनेट ऑन द एज, आर सैटर्न्स रिंग ओल्डर देन दे लुक। तो क्या हुआ कि वैज्ञानिक ने सैटर्न की रिंग की असली उम्र को लेकर बहस कर रहे हैं। क्या वे युवा है या जितना सोचा था उससे कई ज़्यादा पुरानी। नई रिसर्च बताती है कि रिंग्स बहुत पुरानी हो सकती है, शायद शनि के जन्म के समय की होगी। पहले के अध्ययन में माना गया था कि ये रिंग सिर्फ 10 करोड़ साल पुरानी है, लेकिन नया डेटा इस सोच को चुनौती दे रहा है। की पॉइंट्स एक्सप्लेन। व्हाट आर सैटर्न रिंग्स? शनि की रिंग बर्फ, धूल और चट्टानों के कणों से बनी है, जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। यह हमारे सौरमंडल की सबसे खूबसूरत विशेषताओं में से एक है। वाई डू साइंटिस्ट थिंक द रिंग वेयर यंग? नासा के कैसिनी स्पेसक्राफ्ट से मिले डेटा ने दिखाया कि रिंग बहुत साफ और चमकदार लगती है। अगर ये अरबों साल पुरानी होती तो इनसे स्पेस की धूल जमने से यह गहरी और चमकदार दिखती। व्हाट डज न्यू रिसर्च से? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शनि की रिंग उतनी ही पुरानी हो सकती है जितना कि कुछ शनि है, यानी कि 4 अरब साल से भी ज़्यादा। उनका कहना है कि बर्फ़ के कण लगातार नए होते रहते हैं, जिससे रिंग्स ज़्यादा चमकदार और नई दिखती है। संभावना है कि रिंग्स तब बनी है जब बर्फीले पिंड शनि की भारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से टूट गए। वाई इज़ दिस इम्पोर्टेंट? रिंग्स कैसे बनी? इसे समझकर हम शनि और पूरे सौरमंडल के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। अगर रिंग्स पुरानी है तो वे डायनासोर के समय से भी पहले की हो सकती है, या शायद पृथ्वी पर जीवन शुरू होने से भी पहले की। अगर वे युवा है तो यह दर्शाते हैं कि हाल ही में कोई बड़ा खगोलीय बदलाव हुआ जिससे ये बनी है। कंक्लूजन। वैज्ञानिक अभी भी यह तय नहीं कर पा रही है कि शनि की रिंग पुरानी है या नहीं। नई रिसर्च बताती है कि वे जितनी दिखती है उससे कई ज़्यादा पुरानी हो सकती है।
शायद कुछ शनि के जन्म के समय की। इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाने के लिए और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एडिटोरियल के ऊपर, जो कि है अर्थक्वेक। ये रिलेटेड है ज्योग्राफी से और इसकी न्यूज़पेपर की हेडिंग है क्विक्स में वेल शार्पन इंडिया सेस्मिक रेडीनेस। तो भारत और आसपास के इलाकों में हाल ही में आए भूकंपों ने भूकंपीय सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ये घटनाएं याद दिलाती है कि भूकंपों से बचाव के लिए तैयारियां मजबूत करनी जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि नुकसान और जानमाल की हानि को कम करने के लिए भारत को अपनी आपदा प्रबंधन रणनीतियों को सुधारना होगा। की पॉइंट्स एक्सप्लेन वाई इज़ इंडिया एट रिस्क। भारतीय एक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है, यानी यहाँ भूकंप आने की संभावना ज़्यादा रहती है। देश के कई हिस्सों में बड़े फॉल्ट लाइन है, खासतौर पर हिमालयी राज्यों में, गुजरात और उत्तर पूर्वी इलाकों में। पिछले बड़े भूकंप जैसे 2001 का गुजरात भूकंप और 2015 का नेपाल भूकंप भारी तबाही मचा चुके हैं। व्हाट नीड्स टू इम्प्रूव। भूकंप रोधी इमारतें। कई इमारतें मजबूत नहीं होती, जिससे वे झटकों को सहन नहीं कर पाती। बेहतर शुरुआती चेतावनी सिस्टम। अगर भूकंप का जल्दी पता चले तो लोगों को बचाने के लिए समय मिल सकता है। जनता को जागरूक करना और ड्रिल्स कराना। लोगों को पता होना चाहिए कि भूकंप के समय क्या करना चाहिए। बेहतर बचाव दल। तेज और अच्छे उपकरणों से लैस राहत टीमें जान बचाने में मदद कर सकती है। व्हाट स्टेप्स इन इंडिया टेकिंग। सरकार भवन निर्माण नियमों को अपडेट कर रही है ताकि इमारतें भूकंप रोधी बनाई जा सके। वैज्ञानिक भूकंप की भविष्यवाणी करने के बेहतर मॉडल पर काम कर रहे हैं। सरकारी एजेंसी या आपदा से निपटने के लिए ड्रिल और जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट। तैयारी अच्छी हो तो बड़े भूकंप के दौरान हजारों जिंदगियां बचाई जा सकती है। अगर इमारतें और बुनियादी ढांचा मजबूत बनाया जाए तो भूकंप से होने वाले आर्थिक नुकसान को भी कम किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ती शहरीकरण की वजह से जोखिम बढ़ रहा है, इसलिए भारत को जल्दी कदम उठाने की ज़रूरत है। कंक्लूजन। हाल में भूकंपों ने दिखाया है कि भारत भूकंपीय खतरों के प्रति संवेदनशील है। बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना, शुरुआती चेतावनी प्रणाली को बेहतर करना और जनता को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। अगर भारत अभी से तैयारियां मजबूत करे तो भविष्य में आपदाओं से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एडिटोरियल के ऊपर, जो कि रिलेटेड है पॉलिटी से, और उसकी हेडिंग है स्कूल इन्वायरमेंट और इसकी न्यूज़पेपर की हेडिंग है द डीपर मीनिंग ऑफ डिक्लाइनिंग स्कूल इनरोलमेंट। तो देखते हैं, कम बच्चे स्कूल में दाखिला ले रहे हैं, जिससे विशेषज्ञों में चिंता बढ़ रही है। स्कूल इनरोलमेंट में कमी सिर्फ संख्या की बात नहीं है, बल्कि यह बड़े सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को भी दिखाती है। गरीबी, स्कूलों तक पहुंच की कमी और कोरोना के बाद सीखने में आई रुकावट जैसे कारण इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। की पॉइंट्स एक्सप्लेन व्हाई इज स्कूल इनरोलमेंट डिक्लाइनिंग। आर्थिक परेशानी। कई परिवार शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते या बच्चों को काम पर भेजना पड़ता है। कोरोना का असर। महामारी के दौरान स्कूल बंद थे, जिससे कई छात्र दोबारा स्कूल नहीं लौटे। शिक्षा की खराब गुणवत्ता। कमज़ोर पढ़ाई, बुनियादी सुविधाओं की कमी और बेमतलब का पाठ्यक्रम छात्रों की रुचि कम करता है। परिवारों का पलायन। रोजगार के लिए परिवारों का एक जगह से दूसरी जगह जाना बच्चों के स्कूल छोड़ने या अनियमित उपस्थिति का कारण बन सकता है। वाई इज दिस इज अ बिग कंसर्न। निम्न साक्षरता दर। कम बच्चे स्कूल जाएंगे तो ज़्यादा लोग अनपढ़ रह जाएंगे। अमीर गरीब के बीच बढ़ता अंतर। शिक्षा की कमी से अच्छी नौकरियां के मौके कम होते हैं, जिससे गरीबी
और असमानता बढ़ती है। देश के विकास पर असर। किसी भी देश की तरक्की पढ़े लिखे छात्रों पर निर्भर करती है। सामाजिक समस्याएं। शिक्षा की कमी से अपराध, बाल मजदूरी और बाल विवाह जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। व्हाट कैन बी डन टू फिक्स दिस। आर्थिक अधिक आर्थिक सहायता। गरीब परिवारों के लिए ज़्यादा स्कॉलरशिप और मुफ्त स्कूल योजनाएं शुरू करनी चाहिए। स्कूलों में सुधार। स्कूलों को बेहतर सुविधाओं से लैस और बच्चों के लिए आकर्षण बनाना जरूरी है। लचीले शिक्षा विकल्प। जैसे बच्चों को रोज़ स्कूल नहीं जा सकते ऐसे बच्चे जो रोज़ स्कूल नहीं जा सकते उनके लिए ऑनलाइन और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। मजबूत नीतियाँ और जागरूकता। सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं को मिलकर शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और ड्रॉप आउट बच्चों को वापस स्कूल लाने पर ध्यान देना चाहिए। कंक्लूजन। स्कूल इनरोलमेंट में गिरावट सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर समस्या का संकेत है। अगर यह समस्या जारी रही तो देश के भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा। हर बच्चे को शिक्षा मिले और बेहतर जीवन जीने का मौका मिले, इसके लिए तुरंत कदम उठाने की ज़रूरत है। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एडिटोरियल के ऊपर, जो कि आया हुआ है पॉलिटिक्स से रिलेटेड, और उसकी हेडिंग है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन। और इसकी न्यूज़पेपर में हेडिंग है व्हाट इज़ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन। तो अभी हम देखते हैं कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिद्धांत भारत में यह तय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि मौत की सज़ा कब देनी चाहिए। 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने बचन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब मामले में पहली बार इस सिद्धांत को लागू किया था। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि मौत की सज़ा सिर्फ उन्हीं मामलों में दी जाए जहां अपराध बेहद क्रूर और चौंकाने वाला हो। की पॉइंट्स एक्सप्लेन। व्हाट डज रेयरेस्ट ऑफ रेयर मीन। इसका मतलब है कि मौत की सज़ा तभी देनी चाहिए जब कोई और सज़ा उचित न हो। अपराध इतना अमानवीय, क्रूर और भयानक होना चाहिए कि समाज की अंतरात्मा को झकोड़ दे। व्हेन इज़ द डेथ पेनल्टी गिवन। अगर अपराध बेहद हिंसक और नृशंस हो, जैसे कई हत्याएं, बलात्कार और हत्या, आतंकवादी हमले, अगर अपराधी में सुधार की कोई संभावना ना हो, तो अगर अपराध पहले से सोचा समझा और बेहद हिंसक हो, तो अगर पीड़ित पूरी तरह असहायक हो, जैसे बच्चे, बुजुर्ग, विकलांग या गर्भवती महिला। व्हाट इज़ दिस डॉक्ट्रिन इम्पोर्टेंट। यह सिद्धांत मौत की सज़ा के गलत इस्तेमाल को रोकता है और इसे केवल गंभीरतम मामलों में लागू करने की गारंटी देता है। यह मानवाधिकार की रक्षा करता है ताकि फांसी की सज़ा बेतरतीब तरीके से न हो दी जाए। यह न्याय सुनिश्चित करता है क्योंकि जज यह तय करना होता है कि अपराधी में सुधार की कोई संभावना है या नहीं। एग्जाम्पल ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। निर्भया कांड, दिल्ली में हुए क्रूर गैंग रेप और हत्या का मामला 2012 का। फिर कसाब केस 2012 में 26/11। मुंबई आतंकवादी हमले में शामिल अजमल कसाब को फांसी। फिर धनंजय चटर्जी केस 2004, एक स्कूली लड़की के बलात्कार और हत्या का मामला। कंक्लूजन। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिद्धांत भारत में मौत की सज़ा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। यह सुनिश्चित करता है कि फांसी की सज़ा केवल तभी दी जाए जब यह पूरी तरीके से जरूरी हो। न्यायाधीश को अपराध और अपराधी दोनों की गहराई से जांच करने के बाद ही यह फैसला लेना चाहिए। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारा लास्ट आर्टिकल, जो कि आया हुआ है जीडीपी ग्रोथ के ऊपर, जीडीपी ग्रोथ FY 2025।
तो ये रिलेटेड है इकोनॉमी से और इसकी न्यूज़पेपर की हेडिंग है जीडीपी ग्रोथ में स्लो टू 6.4% टू 6.6% इन Q3 ऑफ FY 2025। तो देखते हैं भारत की जीडीपी की वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2024-2025 की तीसरी तिमाही में धीमी पड़ने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह दर 6.4 से 6.6 के बीच में रहेगी, जो पिछली तिमाहियों से कम है। इस गिरावट का मुख्य कारण कमज़ोर मांग और वैश्विक आर्थिक चुनौतियां हैं। मुख्य बातें समझे। व्हाट इज़ जीडीपी ग्रोथ? जीडीपी ग्रोथ यह दिखाती है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। उच्च जीडीपी ग्रोथ का दर का मतलब है कि व्यापार अच्छा चल रहा है, लोग ज़्यादा कमा रहे हैं और अर्थव्यवस्था मजबूत है। धीमी जीडीपी ग्रोथ दर का मतलब है कि अर्थव्यवस्था कुछ मुश्किलों का सामना कर रही है। वाई इज़ जीडीपी ग्रोथ स्लोइंग डाउन? कम उपभोक्ता मांग, लोग सामान और सेवाओं पर कम खर्चा कर रहे हैं। वैश्विक आर्थिक सुस्ती, कई बड़े देश आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिससे भारत का निर्यात काफ़ी प्रभावित हो गया है। बढ़ती महंगाई, चीज़ों की कीमतें बढ़ रही है, जिससे लोगों की खरीदने की क्षमता घट रही है। तो अभी हम देखते हैं वाई इज दिस जीडीपी स्लोइंग डाउन, ग्रोथ स्लोइंग डाउन। कम उपभोक्ता मांग, लोग सामान और सेवाओं पर कम खर्चा कर रहे हैं। वैश्विक आर्थिक सुस्ती, कई बड़े देश आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिससे भारत का निर्यात प्रभावित हो रहा है। बढ़ती महंगाई, चीज़ों की कीमतें बढ़ रही है, जिससे लोगों की खरीदने की क्षमता घट रही है। ऊंची ब्याज दरें, लोन महंगे हो गए हैं, इसलिए बिजनेस और लोग कम उधार ले रहे हैं। कमज़ोर औद्योगिक वृद्धि, कुछ उद्योग पहले के मुकाबले कम उत्पादन कर रहे हैं। वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट? जीडीपी ग्रोथ धीमी होने से नौकरियों पर असर पड़ता है। कंपनियां कम लोगों को काम पर रखेगी या वेतन घटा सकती है। कम वृद्धि से सरकार की कमाई पर असर पड़ेगा, जिससे कल्याणकारी योजनाओं पर कम खर्चा हो सकता है। अगर आर्थिक वृद्धि और गिरी तो शेयर बाजार और निवेशकों का भरोसा कम हो सकता है। कैन द इकोनॉमी रिकवर? विशेषज्ञों का यह मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत है और सही नीतियों से फिर से रफ्तार पकड़ सकती है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप में निवेश कर रही है ताकि आर्थिक गतिविधियाँ तेज हो। भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों को एडजस्ट कर सकता है, जिससे विकास को बढ़ावा मिले। कंक्लूजन, भारत की जीडीपी ग्रोथ दर Q3 FY 2025 में 6.4% से 6.6 तक धीमी हो सकती है। कमज़ोर मांग, महंगाई और वैश्विक आर्थिक समस्याओं की वजह से यह गिरावट आई है, लेकिन सही नीतियों से अर्थव्यवस्था अगले कुछ महीनों में फिर से पटरी पर आ सकती है। तो यही थे आज के हमारे आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।